व्यष्टि अर्थशास्त्र का अगला पार्ट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले उपयोगिता और उपयोगिता के प्रकार पढ़े थे और सीमांत उपयोगिता पिछले वाले वीडियो में देखा। अब आता है अगला और व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक नियम है ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नियम का आधार यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किस पर आधारित है? अपन ने यह देखा था आवश्यकताएं अनंत है फिर भी आवश्यकता विशेष की पूर्ति की जा सकती है। मीन्स बहुत सारी आवश्यकताएं हैं लेकिन केवल आवश्यकता विशेष यानी केवल एक आवश्यकता की पूर्ति अपन कर सकते हैं। यह इस नियम का आधार है। इस नियम का जो प्रतिपादन है वह सर्वप्रथम प्रोफेसर एच गोसेन ने किया था। इसे गोसेन द्वारा प्रतिपादित होने के कारण से गोसेन का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन कहलाता है, यानी इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वह मांग विश्लेषण का आधार है। जब अपन नेक्स्ट टॉपिक डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे तो मांग विश्लेषण का जो आधार है वह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही है। मूल्य निर्धारण में सर्वप्रथम इस नियम को जो प्रयुक्त किया था वह प्रोफेसर जेवंस ने किया था, अर्थात जेवंस द्वारा इस नियम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया मूल्य निर्धारण में। यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है इसकी डेफिनेशन देखिए। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करने पर प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता एक निश्चित बिंदु के बाद में घटती हुई प्राप्त होती है। अर्थात यह नियम यह कहता है जैसे जैसे अपन किसी वस्तु की उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक इकाई का लगातार प्रयोग करते जाएंगे तो उन वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता एक निश्चित बिंदु के बाद का मतलब आपका होता है एक सीमा तक आपकी बढ़ सकती है लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होगी। अन्य बातें समान रहने का मतलब आपका क्या होता है? देखिए अर्थशास्त्र में जब भी कभी अपन कोई सा भी सिद्धांत पढ़ेंगे उस नियम को लिखने से पहले, डेफिनेशन लिखने से पहले एक शब्द लिखा जाता है अन्य बातें समान रहने पर। इसका मीनिंग होगा कि यह नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित होगा, अर्थात इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को यदि पूरा करते हैं तब ही यह नियम लागू होगा। यदि मान्यताओं को लागू नहीं करेंगे तो यह नियम लागू नहीं होगा। तो अन्य बातें समान रहने का मतलब आपकी इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं जो इसके बाद पढ़ेंगे अपन। उन मान्यताओं को यदि पूरा किया जाता है तभी ही यह नियम लागू होगा, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन में अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करने पर प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अंतत्वगत्वा घटती है, अर्थात एक पॉइंट के बाद घटती हुई होगी। इसका जब भी अपन को भी अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कोई सा भी नियम लिखेंगे तो उस नियम का एनालिसिस करने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका होगा इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के आधार पर टेबल द्वारा इसकी व्याख्या की जाएगी और टेबल के बाद में कुछ समीकरण हो सकते हैं जिनके द्वारा व्याख्या करेंगे, फिर डायग्राम के द्वारा व्याख्या करेंगे और स्टैटिकल मेथड के द्वारा व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने के बहुत सारे तरीके हैं, उन सबको काम में लेंगे। तो यहां व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन तरीकों को काम में लिया गया है वह डेफिनेशन कुछ शब्दों में आंसर लिखेंगे, उसके आधार पर एक टेबल या तालिका बनाएंगे और उसके बाद अपन डायग्राम बनाएंगे। तो अगर इसकी सारणी को देखा जाए तो दो अपने कॉलम लिए हैं, एक क्वांटिटी x यानी x वस्तु को लिया है और x वस्तु की विभिन्न इकाइयों को काम में लिया है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अपन एक के बाद एक इकाई काम में लेंगे। यहां केवल एक वस्तु x वस्तु को ही काम में लिया गया है, आवश्यकताओं के समूह को काम में नहीं लिया गया है।
क्योंकि यह नियम एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तभी यह नियम लागू हो रहा है। फिर दूसरा आता है सीमांत उपयोगिताओं को देखिए। किसी भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता अर्थात आप उतना मूल्य देने के लिए तैयार होंगे जितनी आपको उस वस्तु से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। मीन्स शुरुआत में आप किसी भी वस्तु का उपभोग अगर चालू करते हैं तो हो सके आपको बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो गई, यानी पहली इकाई काम में ली, आपको 5 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। दूसरी इकाई आपने काम में ली, आपको 6 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो गई, मीन्स आपकी उपयोगिता में वृद्धि हो गई। फिर आता है आपका, फिर आप जैसे जैसे उस वस्तु की मात्राओं का ज्यादा प्रयोग करते जाएंगे, उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता आपको घटती हुई प्राप्त होगी। अर्थात आपको उतना आनंद महसूस नहीं होगा जितना आप उपभोग प्रारंभ करते समय आपको आनंद आ रहा था। फिर एक बिंदु पर जाकर के ये शून्य हो जाएगी। मान लीजिए आपने खाना खाना चालू किया, एक चपाती खाई, 2 खाई, 3 खाई, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आपका पेट पूर्ण रूप से भर जाता है। अर्थात जहां पर आकर के सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य हो जाती है और उसके बाद भी यदि आप खाना खाते रहेंगे तो जो आपको खाया था वह वापस बाहर आ जाएगा। मीन्स आपको नेगेटिव सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। उसी को ही अपन ने एक तालिका के रूप में व्यक्त किया है। मीन्स शुरुआती दौर में देखिए आप इस टेबल में 5 से 6 मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी, इसे इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, अर्थात बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। फिर आपकी जो दूसरी सीमांत उपयोगिता 6 के बाद में लगातार घट रही है, ये डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता कहलाती है। दूसरे शब्दों में घटती भी है, लेकिन इसको पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब धनात्मक सीमांत उपयोगिता भी कहा जाता है। फिर आपका आता है एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य हो जाएगी। मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका पेट पूर्ण रूप से भर चुका है। इसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु या पूर्ण तृप्ति का बिंदु भी कहा जाता है। और इस पूर्ण तृप्ति के बिंदु के बाद भी यदि आप उपभोग को जारी रखते हैं तो आपको सीमांत उपयोगिता जो है वह घटते हुए क्रम में प्राप्त होगी। अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी जो है वह आपकी ऋणात्मक हो जाएगी। अपने जिस टेबल को बनाया था ठीक उसी टेबल की डायग्राम द्वारा व्याख्या करेंगे। तो देखिए एक डायग्राम अपने बनाया, ओ और एक्स, ओ एक्स अक्ष है, ये एक्सिस है, ओ वाई ये वो ओ वाई एक्सिस कहलाता है, ओ वाई अक्ष कहलाता है। अब इस ओ एक्स एक्सिस के ऊपर अपन ने जिस चीज को मापा है वह मापा है आपकी क्वांटिटी एक्स, यानी एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली वो एक्स वस्तु की उपभोग की इकाइयां। और फिर ओ वाई एक्सिस पर जिस चीज को मापा है टोटल कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को ओ वाई एक्सिस पर लिया गया है। फिर अपन ने एक डायग्राम बनाया, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को देखिए, जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि होती है, सीमांत उपयोगिता शुरू में बढ़ती है, उसके बाद आपकी घटनी चालू हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां शून्य हो जाती है। ठीक इसी को अपन ने ए से बी तक जो आपकी 5 से 6 तक बढ़ी है, तो ए से बी तक मार्जिनल यूटिलिटी अपन ने बढ़ा दी है। उसके बाद सीमांत उपयोगिता आपकी घटती है तो अपन ने भी यहां घटा दी है, लेकिन घटने के बावजूद भी यह धनात्मक रह जाती है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कहलाती है। ए से बी तक बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता कहलाएगी इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी, इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कहलाएगी। बी से सी तक पॉजिटिव है, दूसरे शब्दों में इसको घटती हुई सीमांत उपयोगिता डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स भी कहेंगे। लगातार प्रयोग करने पर आपका सी पॉइंट ऐसा आएगा जहां सीमांत उपयोगिता आपकी जीरो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हो जाएगी। और जिस जगह जीरो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स होगी उस स्थान पर आपको पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ फुल्ली सेटिस्फैक्शन इसे कहेंगे, पॉइंट ऑफ फुल्ली सेटिस्फैक्शन। यदि
इस जहां जीरो मार्जिनल यूटिलिटी के बाद भी यदि आप उपभोग को जारी रखते हैं तो यहां आपको नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होगी, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। जब भी कभी अपन डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम का एनालिसिस लिखना अति आवश्यक है, नहीं तो यह अपना गलत होगा। तो ए बी सी और डी जो कर्व अपन ने बनाया है यह आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कर्व है। तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओ एक्स एक्सिस के ऊपर, ओ एक्स अक्ष के ऊपर क्वांटिटी ऑफ एक्स को मापा है, ओ वाई एक्सिस के ऊपर अपन ने जिस चीज को मापा है वह मापा है टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। फिर ए बी सी और डी जो कर्व आपका हो गया वह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वक्र हो गया। फिर यदि एनालिसिस लिखना है तो अपन ये लिख सकते हैं, ए से बी तक जो है आपकी इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता कहलाती है। फिर आपकी सी पॉइंट के बी से सी जो होगी वह आपकी डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। और फिर जो आपकी सी पॉइंट के ऊपर है वह आपकी जीरो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कहलाती है। सी से जो डी होगी वह आपकी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कहलाएगी। तो इस प्रकार से अपन इसका एनालिसिस लिख सकते हैं, मींस ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी एक्स को मापा है, ओ वाई एक्सिस के ऊपर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को मापा है, ए बी सी डी कर्व जो आपका सीमांत उपयोगिता वक्र है। फिर अगर एनालिसिस लिखें, ए से बी तक आपकी बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता है, बी से सी तक आपकी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, और बी से सी पॉइंट पर आपकी जीरो सीमांत उपयोगिता है जिसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं, और फिर सी से डी तक आपकी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। यह था आपका नियम, और नियम में अपन ने कुछ इसकी भूमिका देखी, फिर डेफिनेशन, टेबल और डायग्राम के द्वारा इसका एनालिसिस किया। जैसा मैंने आपको डेफिनेशन के अंतर्गत बताया था कि एक पॉइंट लिखा था अपन ने, अन्य बातें समान रहने पर, और अन्य बातें समान रहने का मीनिंग होता है यह नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित होगा, यदि ये मान्यताएं पूरी नहीं होती है तो आपका नियम यह लागू नहीं होगा। तो अब अपन अन्य बातें समान रहने से आशय कह सकते हैं, या इसे एजम्पशंस कह सकते हैं, मान्यताएं कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में अपन कहें अन्य बातें समान रहने पर, तो अन्य बातें समान रहने पर का मीनिंग क्या होगा, रहने पर का आशय क्या होगा, उसको देखिए। अन्य बातें समान रहने का मतलब, सबसे पहले अपन यह नियम तब लागू होगा जब आपकी उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां गुण व मात्रा में समान होनी चाहिए। मीन्स आपकी पहली इकाई में जो गुण होगा वही आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी इकाइयों में होगा, और जो मात्रा आप ले रहे हैं वह भी समान होनी चाहिए। यदि आपने असमान मात्रा ले ली तो सीमांत उपयोगिता नियम आपका लागू नहीं होगा। दूसरी मान्यता है इसकी, उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। उपयुक्त इकाई का मतलब आपका है, यदि एक आदमी पानी पी रहा है तो वह गिलास से पानी पिएगा, अगर जानवर को पानी पिला रहे हैं तो बाल्टी से पानी पिलाएंगे। तो जो आप उपभोग कर रहे हैं उसकी इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक एक बूंद करके पानी पीना चालू कर दें और सुबह से शाम तक आप पीते रहें और कहे साहब मुझे तो सीमांत उपयोगिता घटी ही नहीं। तो इस स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। फिर आता है, उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। मीन्स आप जिस समय उपभोग चालू करते हैं, शुरू से लगा करके अंत तक उसमें किसी प्रकार का समय अंतराल नहीं होगा, अर्थात निरंतर रूप से उसका प्रयोग करेंगे। यदि आप कहेंगे मैंने सुबह खाना खाया, शाम को खाना खाया, फिर दूसरे दिन सुबह खाना खाया, शाम को खाना खाया, साहब मेरी सीमांत उपयोगिता नहीं घटी, ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। जिस समय आप खाना खाना चालू कर रहे हैं, एक चपाती, 2, 3, 4, 5 एक साथ खाएंगे, और मैंने आपको यह कहा था कि यह नियम अंततः अवश्य लागू होता है, अर्थात एक बिंदु तक आपकी सीमांत उपयोगिता बढ़ सकती है लेकिन उसके बाद सीमांत उपयोगिता
घटेगी ही घटेगी। उपभोग की जाने वाली वस्तु और उसकी स्थानापन्न वस्तु जो भी है उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका जिस वस्तु है और उसकी जगह आयोजी वस्तु कोई है तो उसकी कीमत स्थिर रहेगी, यानी परिवर्तन नहीं होगा। फिर आता है उपभोग की अवधि के दौरान उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन आदि स्थिर रहते हैं, अर्थात इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर है जो उपभोग की अवधि आपकी रहती है उस उपभोग की अवधि में मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स जिस समय आप उपभोग करना चालू करते हैं वही मानसिक स्थिति आपकी उपभोग के अंत तक रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर है आवश्यकता विशेष होनी चाहिए, आवश्यकताओं का समूह नहीं। मीन्स आपकी एक वस्तु की आवश्यकता होगी, एक या अधिक वस्तु की आवश्यकता एक साथ नहीं होगी। मीन्स आपकी सामूहिक आवश्यकता नहीं हो सकती। फिर है उपभोग के स्थान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मीन्स जिस स्थान पर आप उपभोग प्रारंभ करते हैं उसी स्थान पर आप उस उपभोग को जारी रखेंगे, तभी ही यह नियम लागू होगा, अन्यथा आपका यह नियम लागू नहीं होगा। फिर है आपका यह नियम केवल सुखमय अवस्था में ही लागू होता है, दुखमय अवस्था में नहीं। मीन्स सीमांत उपयोगिता हास नियम केवल सुखमय अवस्था में लागू होगा, सुख की स्थिति में ही लागू होगा। यदि आपकी दुख की स्थिति है उस समय अपन सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू नहीं कर सकते। ये थी कुछ मान्यताएं जो जिस पर यह नियम आधारित था। अगला छोटा सा पॉइंट है इसका, नियम लागू होने के कारण, इन सीमांत उपयोगिता हास नियम किस कारण से लागू होता है। ये नियम लागू होने के पीछे दो कारण है, उन दो कारणों को देखिए। एक है आपका, दो कारणों में से पहला कारण है आवश्यकता विशेष की पूर्ति की जा सकती है। मीन्स आपकी एक आवश्यकता होगी, आवश्यकता विशेष होगी, आवश्यकताओं का समूह नहीं होगा, तभी यह नियम लागू होगा, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। फिर वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होनी चाहिए। मीन्स अपूर्ण स्थानापन्न होता है और उन्हें केवल एक निश्चित अनुपात में ही मिलाया जा सकता है, तभी यह नियम लागू होगा, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। इस तरीके से नियम लागू होने के दो कारण देखे अपन ने। फिर आता है सीमांत उपयोगिता नियम के क्या क्या अपवाद की स्थिति है। तो उस अपवाद को दो भागों में विभाजित करके देखा गया है। एक आपके दिखावटी अपवाद होते हैं और दूसरे वास्तविक अपवाद होते हैं। दिखावटी अपवाद में देखिए, दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुएं जैसे पुराने चित्रों, सिक्कों, देश विदेश के टिकटों के संकलन आदि पर यह नियम लागू नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि आप जो चित्र ले रहे हैं या सिक्के ले रहे हैं वह आप अलग अलग देशों के ले रहे हैं। अपना नियम यह कहता है आवश्यकता विशेष होनी चाहिए, आवश्यकताओं का समूह नहीं। मीन्स आप केवल एक ही चित्र की पेंटिंग्स को या चित्रों को लेकर के देख लीजिए। जैसे आपने गांधी जी का चित्र लिया या किसी दूसरे का चित्र लिया, एक ही चित्र को लीजिए, आपकी उपयोगिता घटती जाएगी। अर्थात यह नियम दिखावटी अपवाद है, केवल वास्तविक अपवाद नहीं है। फिर आता है शान, शौकत, शक्ति संचय, मुद्रा संचय आदि पर यह नियम लागू नहीं होता है। अर्थात मैंने आपको यह कहा था कि आपकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, तभी यह नियम लागू होगा। शक्ति संचय, मुद्रा संचय, शान शौकत आदि में आपकी मानसिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है। फिर आता है आपका मादक वस्तुओं के उपयोग, अर्थात शराब, गांजा, भांग इत्यादि पर यह नियम लागू नहीं होता है। अर्थात मादक वस्तुओं का उपभोग करने पर आपकी मानसिक स्थिति वह नहीं रहती है जो होनी चाहिए। अपने नियम में पहले ही मान्यताओं में मान लिया गया है कि यह नियम केवल मानसिक स्थिति परिवर्तन नहीं होने पर ही लागू होगा, जबकि मादक वस्तुओं का प्रयोग करने पर मानसिक स्थिति आपकी परिवर्तित हो जाती है। फिर आता है अपवाद में अगला अपवाद, सेवा के विस्तार पर यह नियम लागू नहीं होता है। यह आवश्यकता विशेष को नहीं बल्कि आवश्यकता के समूह को प्रदर्शित करती है, इसलिए यह भी केवल दिखावटी अपवाद है, वास्तविक अपवाद नहीं। फिर आता है वास्तविक अपवाद,
ये कहते हैं रसूली कविता, मधुर संगीत आदि पर यह नियम लागू नहीं होता है। मान लीजिए जिस कविता को आप सुनना पसंद करते हैं, जिस संगीत को आप सुनना पसंद करते हैं, उसका प्रयोग अगर करते हैं तो आपको निश्चित ही आपको एक के बाद एक आनंद में वृद्धि होती जाएगी। फिर दूसरा है, कभी कभी उस वस्तु की उपयोगिता दूसरों के पास कितनी है, इसके ऊपर भी निर्भर करेगी कि वह वस्तु दूसरों के पास कितनी उपलब्ध है। अर्थात मैंने आपको कहा था मानसिक स्थिति परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, दूसरों को देख करके अपन किसी भी वस्तु को क्रय नहीं करेंगे। फिर है, यह नियम प्रारंभिक अवस्था में लागू नहीं होता है, जबकि अपन ने वास्तव में यह कहा था कि अन्य बातें सम्मान देने पर, उत्तरोत्तर इकाई का प्रयोग करने पर एक निश्चित बिंदु के बाद में यह नियम अवश्य लागू होता है। तो अपन ने प्रारंभिक अवस्था में अपन ने जब व्याख्या की थी तो पहले ही मान लिया गया है कि सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। तो इस तरीके से कुछ इसके अपवाद थे, दिखावटी अपवाद और वास्तविक अपवाद। यदि निष्कर्ष के रूप में अगर देखा जाए तो यह नियम सार्वभौमिक है, सर्वव्यापक है, और इस नियम की मान्यताएं और शर्तें यदि लागू की जाए तो यह नियम अंततः अवश्य लागू होगा। यह था आपका सीमांत उपयोगिता हास नियम। धन्यवाद।